हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आज। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक देख चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वो उसके ऊपर कुछ लिमिट्स हो। लिमिट्स का मतलब उनको अगर कुछ काम करना है तो वो अपने लिमिट दायरे में रह के करें। और वो दायरा सेट किया जाता है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सिटीजन्स के राइट के द्वारा। मतलब ये कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप जो जी मैं वो कर लें। डेमोक्रेटिक पब्लिक ने आपको इलेक्ट किया, अब पावर में आए। अब पावर में आने के बाद में ये नहीं हुआ कि आप जो चाहें वो करेंगे। आपको क्या क्या करना है ये प्री डिफाइंड होता है। प्री डिफाइंड का मतलब ये पहले ही बता दिया गया है कि आपको किस दायरे में रह के काम करना है। तो वो बोला जाता है दायरा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा बोलते हैं। और कुछ भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके जो सिटीजन्स है उन आपके जो कंट्री में सिटीजन्स है, आपके स्टेट में जो सिटीजन्स हैं, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो। उनको आप उनके राइट्स को दबा करके आप कुछ नया करना चाहते हैं या कंट्री को कुछ देना चाहते हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी आपके ऊपर दो लिमिटेशंस लग जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा जो सिटीजन्स के राइट हैं, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मैंने क्या बताया कि इलेक्शन आप जीत करके पावर में आए तो आपको कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और आप अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब हो गया जवाबदेह होते हैं। आप कुछ भी डिसीजन लेंगे पावर में बैठ करके, आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन लेने का मतलब नहीं ले लिए बस हो गया, गलत ले लिए सही ले लिए। आपके पास जो पीपुल हैं, आपके पास आपके कंट्री में जो अपोजिशंस वाले हैं, आपकी कंट्री में जो प्रेस है, प्रिंट मीडिया है, ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अकाउंटेबल बनाते हैं कि बताइए भैया आपने ये डिसीजन लिया क्यों लिया, इसके आपने फायदे नुकसान क्यों नहीं सोचे, और अब ये चीज़ हो रही है तो कैसे सुलझाएंगे, तो आपको अकाउंटेबल बनाते हैं। तो वो जो पीपुल होते हैं, तो वो गवर्नमेंट जो बनेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो केवल पीपुल के प्रति नहीं होनी चाहिए। वो अकाउंटेबल केवल लोगों के प्रति नहीं होती हैं, वो अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के प्रति भी होते हैं। कि जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठे हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस है, उसको बोलते हैं पीएमओ। तो उसकी भी गरिमा को आपको बना के रखना है। तो आप दो तरीकों से आप अकाउंटेबल हैं। एक वो आप पीएमओ के प्रति कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या क्या दायित्व बनता है, वो दायित्व तो आपको निभाने पड़ेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि चूंकि आपको लोगों ने चुना है तो आप भी लोगों के प्रति भी क्या है? अकाउंटेबल है। ये चीज़ें लोग नहीं फॉलो करते हैं। जिम्बाब्वे का कंट्री है, कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, सदर्न पोर्शन में जाइए, उसके सदर्न पोर्शन में जाएंगे साउथ अफ्रीका कंट्री मिलेगा। साउथ अफ्रीका के जस्ट नॉर्थ में एक कंट्री मिलेगा, आपको नाम है जिम्बाब्वे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ये अभी है नहीं। इन्होंने 38 पिछले 38 सालों से ये शासन कर रहे थे। पिछले 38 सालों से जिम्बाब्वे के यही क्या है, क्या है, प्रेसिडेंट रहे हैं। तो सोचिए पिछले 38 सालों में कितने जनरेशन गुजर गई होगी कि एक बच्चा पैदा हुआ, पूरे 38 साल उसने आधी जिंदगी जो है एक ही व्यक्ति के अंदर में उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसी को मानने में गुजार दी गई होगी। तो इस कंट्री का क्या असर हुआ होगा? तो कोई भी एक व्यक्ति, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एकदम मोनार्कियल बोल सकते हो कुछ सेंस में, कि एक ही व्यक्ति जो आप इसको ऑटोक्रेसी बोल सकते हो, कि एक ही व्यक्ति जो है पावर में बैठा हुआ, वही जो डिसीजन लिया है लिए जा रहा है लिए जा रहा है, अब उसको हमको मानना पड़ा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चल रहा था जिम्बाब्वे में 38 सालों से। लेकिन अभी शायद 2018 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी वहाँ पे फिर से इलेक्शंस हुए हैं, दूसरे लोग प्रेसिडेंट बन के आए। लेकिन हाँ, इन्होंने 38 से ज़्यादा सालों तक वहाँ शासन किया। और अपने कार्यकाल के दौरान में इतने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर आए हैं कि वो उनको बोल सकते हैं कि वो किए थे अनडेमोक्रेटिक वे में लिए गए थे। कि जैसे कि होता ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको डिसीजन लेते हो तो आपके पास एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट का मतलब इसमें कुछ मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, इनसे डिसीजन लेना पड़ता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान, इससे कुछ रिसर्च अगर वगैरह करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो इनके दिमाग में है, जैसे हिटलर ने किया जर्मनी में। तो जो इनके दिमाग में चीज़ें आती थी बस वही लोगों पे थोप देना, उसे नियम कानून बन गया। तो बस इन्हीं का कहा हुआ चलता था। लेकिन अब ये हट चुके हैं। कौन सी कंट्री में थे ये? जिम्बाब्वे में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमने बहुत सारे कंट्री का, हमने सऊदी अरबिया का, फिजी का, चाइना का उदाहरण लिया।
तो क्या हर एक कंट्री में डेमोक्रेसी होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? वाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्यों? तो कई लोग इसके अगेंस्ट हैं। ये कहते हैं कि बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं डेमोक्रेसी तो महा चीज़ बेकार है, ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये कहते ये हैं कि ये क्या करता है ना, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इनस्टेबिलिटी का मतलब कि मान लो कि आपके वहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो 5 साल पे इलेक्शन होंगे ना, 5 साल पे इलेक्शन होंगे। और 5 साल पे इलेक्शन होने का तो दूर छोड़िए, चुनाव होगा तो जितनी सीटें होंगी, जिनको जो मेजोरिटी मिलेगा, अगर 200 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है तो किसी भी पार्टी को अगर 100 से ज़्यादा मिलेगा तभी तो वो जीतेगी पार्टी चुनाव। अगर 10 लोग 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी, अगर नहीं जीती तो क्या होगा? तो गठबंधन बनाएंगे। तो क्या गारंटी है कि वो जो गठबंधन वाली सरकार है, वो कोalition वाली गवर्नमेंट अब 5 साल तक चलेगी? तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अपना समर्थन वापस ले तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर टूटेगी, फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो कई लोग इसको क्रिटिसिज्म इस बेसिस पे करते हैं कि इनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, अस्थिरता को, कब टूट जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो अनस्टेबिलिटी हुआ तो जो लीडर्स हैं, आपके जो हेड होंगे, जिनको आप पावर दे रहे हैं, वो क्या होंगे? फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे। तो मतलब क्या बनता है? डेमोक्रेसी तो बेकार चीज़ हो गई। दूसरा ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जस्ट ओनली क्या है, पावर प्ले है, शक्ति को बस ऐसे खेलना है। इनमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। कंपटीशन का मतलब कि अब डेमोक्रेसी में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ सकता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगा तो चुनाव लड़ेगा। तो लड़ना चाहिए 2 लोगों को, अब लड़ रहे हैं 50 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 50 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग किसको किसको वोट देंगे? अगर 1 लाख लोग हैं किसी भी सोसाइटी में, तो इनका वोट तो सारे लोगों में बट गया, तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। ये केवल कंपटीशन है कि कौन कितना वोट ले ले रहा है। तो इट नॉट स्कोप ऑफ द मोरालिटी। और ये कोई मोरालिटी को क्या करता है, ये स्कोप नहीं बनता है कि मोरालिटी। अब ये इसको डिनाई करते हैं कि अगर दूसरा फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट है कि जैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, यहाँ 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब 2 लोग चुनाव लड़ेंगे, अब 50 लोग लड़ेंगे, तो जो आपका वोट था 50 लोगों में बटा। और 2 लोग रहेंगे तो क्या चीज़ रहेंगे? सही ये रहेगा कि हाँ कुछ वोट इनको मिलेगा, कुछ वोट इनको मिलेगा, तो ये पता चलता है कि हाँ किस व्यक्ति को ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो पावर में आए। लेकिन डेमोक्रेसी में होता नहीं है, तो मोरालिटी को क्या कर रहा है, स्कोप ही नहीं बनता कुछ ना। तीसरे अगेंस्ट में ये बात करते हैं कि अब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी तो जो भी पावर में व्यक्ति आएगा उसको बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है किसी भी इशू पे, इसी को सॉल्व करने पे के लिए। अब जैसे मान लो कि आपके वहाँ तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो या किसी कंट्री ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आपको पूछना पड़ेगा अपने प्रेसिडेंट से, आपको पूछना पड़ेगा अपने आर्मी के जनरल से, ढेर सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे उनसे। उनसे क्या कर राय मशवरा करना पड़ेगा, युद्ध करें कि नहीं करें, कितनी सारी चीज़ें हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। या फिर आपके वहाँ पॉवर्टी है, गरीबी है, आपके वहाँ हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, तो 50 लोगों से पूछना पड़ता है। पूछना पड़ता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि ये बनाए कितना खर्चा आएगा, कहाँ की ज़मीन होगी, ज़मीन लेने जाएंगे तो वहाँ के लोग उसको हंगामा करना, फिर उनको मुआवजा देना पड़ेगा, ढेर सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जो भी हमको डिसीजन लेना होता है ना, उसमें क्या हो जाता है, डिले लग जाता है। डिले का मतलब देरी हो जाती है। अब रोड पास हो गया, आपके स्कूल के बगल वाला रोड, सर बता रहे थे कि शायद 10 साल पहले पास हो गया है कि, और वो जो रोड है स्कूल के बगल से जो रोड जा रही है वो पास तो हो गई है। अब ये क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? वही बात है कि 50 लोगों से डिस्कल्ट कंसल्ट करना पड़ता है। अगर तो डिसीजन मेकिंग की अगर सोचिए कि एक ही गवर्नमेंट होती है, उन्हीं को बस डिसीजन लेना, किसी से पूछना नहीं है, तो तुरंत डिसीजन लिया, फटाक से कल से रोड बनना शुरू। डिसीजन लिया कल से स्कूल में, किसी से पूछना ही नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म भी करने नहीं, तो कितना अच्छा रहता। ये लोग क्या करते हैं, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट लोग हैं, ये डिसीजन लेते हैं। चाइना में यही होता है। चाइना में प्रेसिडेंट है उनके कौन, सी जिनपिंग। तो सी जिनपिंग जो भी डिसीजन लेते हैं, आज डिसीजन लिए कल से काम शुरू हो गया। कोविड जब फैला था, कोविड-19, तो उनके वहाँ केसेस है, उन्होंने मात्र 7 दिनों के अंदर में, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, 7 दिनों के अंदर में 5-6 हेक्टेयर में उसने कोविड हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया, मात्र 7 दिनों में। समझ रहे हो आप? तो वहाँ डिसीजन अभी लिया, 5 मिनट 10 मिनट बाद काम शुरू हो जाता है। और हमारे वहाँ आज डिसीजन लेंगे, कल प्लान करेंगे, मीटिंग बैठा देंगे, कमेटी बनेंगे कि इसको रिव्यू करिए, इसके फायदे नुकसान क्या है, सुझाइए, या कहेंगे 6 महीने के अंदर आप रिपोर्ट दीजिए। अब वो 6 महीने बाद आएगा, उसको रिव्यू करने के लिए फिर एक कमेटी बनाएंगे, 3 महीने उसमें लगेंगे।
फिर अभी काम उसका बजट सेंक्शन करवाएंगे कि अगले साल बजट आएगा उसके में पैसे रखेंगे, फिर वो पैसे आएंगे तो उसको अलॉट करेंगे। करते करते 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारे वहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी डिसीजन जो है बहुत डिले होता है। हमारे वहाँ नहीं, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का यही हाल है। तो मैं डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये इनको इनको इनके आर्गुमेंट को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये क्या करता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग उसमें डिले कर देता है। बस बस उसको प्रूव कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इनका क्या है कि जो भी इलेक्टेड लीडर होते हैं वो जानते ही नहीं लोगों को क्या आ सकता है। जो लोग हैं, ठीक है, तो लोग क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको उनको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, बेसिकली जो इलेक्टेड लीडर होते हैं सर उनको पता नहीं होता है, ये ऐसा कहते हैं जो इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट, ये क्या करता है, करप्शन को बढ़ाता है। कौन से करप्शन, इलेक्ट्रल करप्शन, कि भैया हमको मंत्री बना दीजिए। तो मंत्री बनाने के लिए चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव जब होता है तो आपको भी पता है कि कितने पैसे बढ़ते हैं जनता के बीच में। पैसे बढ़ते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, वोट देने के बाद बहुत ज़्यादा जो स्कैम होते हैं, ढेर सारे स्कैम होते हैं, और 1-2 रुपए का नहीं, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। तो ये करप्शन बढ़ता है कि जिस काम के लिए आपको पैसे देने थे वो देते नहीं हैं, और करप्शन बढ़ा करके वो पैसे क्या करते हैं, घोटाले करते हैं दूसरे जगहों को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट में उसका पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। सही बात भी है एक तरीके से। नेक्स्ट ये है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको क्या पता है कि उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या पता कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या अच्छा करेगी क्या बुरा करेगी। और तो ऑर्डिनरी पीपल को जब यही नहीं पता है कि उनके लिए अच्छा बुरा क्या है, तो वो अच्छा बुरा जो वो खुद अपना ही नहीं डिसाइड कर सकते, तो क्या एक अच्छा गवर्नमेंट चुन पाएंगे। उनका ये आर्गुमेंट है कि जो गवर्नमेंट, जो लोग अपने बारे अपना भला बुरा ही नहीं सोच सकते, वो क्या एक अच्छा गवर्नमेंट चुन पाएंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी तो होना ही नहीं चाहिए। और कुछ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी होना चाहिए, उसके फ़ायदे गिनाते हैं। क्या फ़ायदा, पहला ये कि डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट होगी तो मोर अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबल का मतलब कोई भी जब काम करेंगे, ठीक है ना, तो कोई भी अगर काम करते हैं तो उस काम के लिए आपको जवाब देना पड़ता है। जवाब देना का, जैसे इंडिया में क्या लगा, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन आपने लगा दिया तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इधर उधर फंसे हैं, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। अब इसको अकाउंटेबल बनाने का काम किसने किया, जवाब देने का काम। तो माइग्रेंट वर्कर्स इधर उधर फंसे हैं, तो हर एक टीवी में, हर एक न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ डेली डेली चला गया। गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर को बुला करके उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, बताइए आपने इनके लिए क्या किया, कैसे फंसे हैं, क्या आप कर रहे हैं कि इनको बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या बना, दबाव बना। वो क्या बनी, अकाउंटेबल बनी। अकाउंटेबल की इन सेंस क्या, कि आपने जो डिसीजन लिया और ये अभी जो मामला बना है इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सुधारिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बारे में सोचना शुरू करेगी कि नहीं हाँ सही बात है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन, नोटबंदी हुआ था 2016 में, तो लोगों को ढेर सारी परेशानियां हुई, या हमने किसी कंट्री के साथ कुछ बायलैटरल इश्यूज कर लिए, तो वो पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और उससे भी नहीं होता तो गवर्नमेंट ने, जैसे मान लिया कि अभी लेबर लॉ था, लेबर लॉ का मतलब जितने भी श्रमिक होते हैं, तो लेबर लॉ को कैंसिल कर दिया था गवर्नमेंट ने। कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि डिसीजन ले मानना ही है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया किस बात के लिए, कि आपने लेबर लॉ बनाया, लेबर्स के बारे में सोचा नहीं। उनके भी राइट्स होते हैं, उनके उनके राइट्स को वायलेट कैसे कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्या बना दिया, अकाउंटेबल, आप जवाब दीजिए कि क्यों आपने हटाया, क्यों आपने हटाया, तो जवाब देंगे। तो पहला फायदा क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है कि मोर अकाउंटेबल होती है। दूसरा, ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो भी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना होता है ना, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। कैसे, जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये क्या करते हैं, 10 लोगों से 12 लोगों से क्या करते हैं, राय लेते हैं। तो 10-12 लोगों के राय को जब आप इम्प्लीमेंट करके कोई डिसीजन लेगे तो डिसीजन बुरा थोड़े ना हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इम्प्रूव तो कर ही रहा है। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा, ये प्रोवाइड कर, जो किसी भी कोई इशू हो गई आपके सामने, तो वो एक ऐसा प्रोवाइड करता है, उस इस इशू को डील करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है, कंप्लीट को सुलझाने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करता है। कि जैसे कुछ एक कानून बना था जिसका नाम है CAA, 370 का मामला आपने सुना होना, जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तो ये एक इशू बैठा, लोग धरना करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए एक मेथड आता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि चलिए उनसे भाई बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, पुलिस को भेज देते हैं,
तो मामला सुलझाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए क्या करते हैं, मैथड प्रोवाइड करता है किसमें, डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट फायदा क्या है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डिग्निटी का मतलब हो गया ना कि लोग अपना आत्मसम्मान महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि चलो गवर्नमेंट हमसे तो पूछ तो रही है कि क्या करना चाहिए, क्या हमको, हमारे पास ये राइट है कि हम चुन सकते हैं लोगों को, नहीं चुन सकते, ये हमारे गवर्नमेंट हमको राइट दे रखा है। तो डिग्निटी जो है लोगों की बढ़ती है डेमोक्रेटिक में। और ये अलाउ करती है किसको, अगर हम गवर्नमेंट से कोई गलती होगी, ठीक है, तो जब इनको अकाउंटेबल बनाया जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी गलती सुधार भी सकती है, तो ये अपना ओन मिस्टेक्स करेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, आप सोच लो मोनार्की है, तो गवर्नमेंट ने कुछ गलती करा तो वो सुधारने का मौका मिलेगा, वो तो कहेंगे नहीं हमने जो किया वो सही है, हमने जो किया सही है। तो यानी इतने सारे फायदे हैं और इतने सारे नुकसान हैं। नेक्स्ट, ब्रॉडर ऑफ मीनिंग हम जब डेमोक्रेसी का देखेंगे तो पता ये लगेगा ना कि दुनिया के किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया होते हैं, प्रैक्टिसेस, दुनिया के किसी भी कंट्री में कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है। दुनिया के किसी भी कंट्री में कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होता है। इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि बहुत चीज़ें की जाने की ज़रूरत है कि आपको रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अभी हम केवल मिनिमम कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। जो फोर टॉप मेजर फोर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके नाम जान लीजिए आप। यूएसए, दूसरा नंबर पे आता है अपना इंडिया, तीसरे नंबर पे आता है जापान, और चौथे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी दुनिया के चार मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री। एक और कंट्री का नाम ले सकते हो आप, इंडोनेशिया, ठीक है ना। ये चार पांच पूरी दुनिया के जो टॉप मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये चैप्टर का एंड होता है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, आप ये देख सकते हैं कि एक मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, अभी आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, देश विदेश वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखिएगा हांगकांग और चाइना का मामला चल रहा है। हांगकांग वाले कर हमको डेमोक्रेसी दे दो, चाइना वाले ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि हाँ डेमोक्रेसी चाहिए क्या। ओके, थैंक यू।